अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जरा इसको प्रूव भी करते हैं, तो प्रूव कैसे किया जाए। पिछली स्लाइड को हमें सामने रखना है, डाटा सारा उसी में। ठीक है जी, अब ये मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट। या हम 3 कॉलम बना लेते हैं प्रोडक्ट वाइज, एक्स वाई जी, और उसके बाद टोटल का कॉलम बना लेंगे। तो सबसे पहले मुझे चाहिए सेल्स। जी बताइए कि एक्स की सेल कैसे निकलेगी। यूनिट, आप यूनिट्स को लेके चल रहे हैं आपने। अगर मैं यूनिट यहाँ ले 552 यूनिट आपने सेल करने हैं, अगर मैं 552 यूनिट्स एक्चुअली सेल करता हूँ तो कितने पे करूंगा। अजम्पशन वही है कि हमारी सेल प्राइस चेंज नहीं होगी, तो 90 रुपीज में सेल करूंगा, तो मेरे पास जो रेवेन्यू आ जाएगा 49,680 रुपीज, 49,680 रुपीज, यानी ए का रेवेन्यू मेरा 49,680 हुआ। वाई की तरफ चलते हैं। वाई के अंदर मैं 807 यूनिट सेल करता हूँ और एक यूनिट 150 रुपीज में सेल होगा, तो मेरा रेवेन्यू होगा 121050, 121050। इसी तरह जी की तरफ आइएगा, 276 यूनिट्स हैं और एक यूनिट आप सेल कर रहे हो 320 में, 88,320 रुपीज जो है वो जी में आ जाएगा, 88,320। अब इन तीनों को प्लस कर लें, दैट इज 259,050, ये मेरी टोटल सेल आ गई 259,050। अब मुझे इसमें से लेस करनी है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट भी इसी तरह निकालेंगे। देखिए यूनिट है 552 एक्स के और इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 54, तो 552 को 54 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 29808, 29808। y की तरफ आइएगा, 807 यूनिट्स हैं और एक यूनिट पे कॉस्ट आएगी 75, 807 इंटू 75, तो यानी इट मींस आई कैन से कि मेरी कॉस्ट आई है 60,525 वेरिएबल। इसी तरह जी में आते, जी के 276 यूनिट है, उस पर हमारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 140, 276 इंटू 140 दैट इज 38,640, 38,640। अब इन तीनों को प्लस भी कर लेते हैं, प्लस 60,525 प्लस 29,808, ये मेरे पास आ रहा है 12,8,973। अब इसको लेस करेंगे तो अब यहाँ से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और इसको पीछे क्लोज कर दें, क्योंकि इससे आगे प्रॉफिट टोटल से निकलता है, इससे हमारी वर्किंग होती है कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। अब x का कंट्रीब्यूशन 49,680 माइनस 29,808 which is equal to 19,872, 19,872, और इसको अगर करेंगे तो ये तो वही आएगा 60,525, और जब z को करूंगा लेस 88,320 माइनस 38,640 which is 49,680, और अगर इन तीनों को प्लस करूंगा तो इसके इक्वल आ जाएगा 60,525 प्लस 19,872, 130,077, और अगर मैं लेस करता हूँ 259,050 माइनस 128,973, तब भी यही आंसर आता है, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी कैलकुलेशन करो आंसर सेम आएगा। अब जब ये कैलकुलेट हो गया, अब इसमें से मैं लेस करता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट हमने क्वेश्चन में क्या ली थी, दैट इज 125,000। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट आ रही है 125,000, 259,050 माइनस 128,973, 125,000।
ये काफी बड़ा फर्क आ रहा है, 5000 का जो फर्क आ रहा है दैट इज ड्यू टू राउंडिंग 125,000। वैसे इतना ज्यादा आना नहीं चाहिए, ये आना चाहिए 130,000 आना चाहिए, यानी ये 125,077 आना चाहिए। सो एनी चेक कीजिएगा, शायद कोई कैलकुलेशन एरर हो। अच्छा, लेकिन खैर सबसे अहम चीज जो आता है, जो अब आई आखिरी में लेना चाह रहा हूँ इसी में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आज के लेक्चर में मुकम्मल हो जाए, चार्ट। मल्टीपल प्रोडक्ट में सिर्फ एक चार्ट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। इसमें ट्रेडिशनल चार्ट नहीं बनता, ये याद रखिएगा। इसमें किसी किस्म का कोई ट्रेडिशनल चार्ट नहीं होता, इसमें किसी किस्म का कोई कन्वेंशनल चार्ट नहीं है, इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन चार्ट, सिर्फ एक है पीवी चार्ट, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। और जो कि एक सिंगल लाइन, अगर आपको याद हो तो हम यहाँ से एक सिंगल लाइन निकालते थे कंट्रीब्यूशन, और हमारा आंसर और प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। ठीक है, अब सपोज हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं तीनों प्रोडक्ट्स का डाटा यहाँ लिख रहा हूँ। सेल्स प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और बजटेड सेल। प्रोडक्ट्स, यहाँ प्रोडक्ट से लेते हैं, ए बी सी 3 प्रोडक्ट्स हैं। ए की सेल्स प्राइस 40 रुपीज है, बी की सेल प्राइस 20 रुपीज है, सी की सेल प्राइस 60 रुपीज है। अब ये आ जाएगा, ये इसकी वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई है 26, ये आ जाएगी 24, और इसका हम ले लेते हैं जी 11, और बजटेड सेल्स हमें दी है। अब इसके नीचे पहले मैं फिक्स कॉस्ट लिखूं, फिर बजटेड सेल बना देता हूँ। हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो 50,000 रुपीज। अब बजटेड सेल हमें दी हुई है ए की, बी की 500 यूनिट्स, ये यूनिट्स है, ए 1000 यूनिट्स, और सी इसको 1000 करें, और इसको हम 1500 ये छोटा सा मैंने डाटा लिया, और अब वो आपसे वो कहता है जी ब्रेक इवन चार्ट बना दो, और इसमें जो चार्ट बनता है मैंने बताया वो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट है। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट को अगर रिकॉल करें पिछले लेक्चर से, तो हमने एक सिंपल एक दो चीजें कैलकुलेट की थी, प्रॉफिट और लॉस। यानी मैक्सिमम लॉस कहाँ होगा, व्हेन द प्रोडक्शन इज जीरो विच इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, और मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर होगा, ये भी हमने पढ़ा था कि जहां पर आपकी बजटेड सेल हो। और यही चीज अब हमने कैलकुलेट करनी है, लेकिन चूंकि यहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं तो कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये डायरेक्ट नहीं मैं बना सकता। इसमें सबसे पहले स्टेप तो ये है कि हम पहले कैलकुलेट करेंगे CS रेशियो ऑफ ईच प्रोडक्ट। ईच प्रोडक्ट, अच्छा जब हम CS रेशियो निकालते हैं हर प्रोडक्ट की, तो जरा कैलकुलेट करेंगे ए की CS क्या आएगी, सेल्स कंट्रीब्यूशन कितना है, सेल्स है 40 और वेरिएबल कॉस्ट है 26, 40 में से 26 लेस करूं तो 14 आ जाएगा, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है ओवर सेल्स। इसको कैलकुलेट किया 40 बाय 14 बाय 40 विच इज इक्वल टू 0.35।
B 9 divided by 20, 0.45. C 36 by 60. ये 9 और 36 मैंने कहां से निकालने, इसको लेस करने के बाद सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन 36 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, ये आ रहा है 0.60। अच्छा, अब जिस वक्त आपने ये कैलकुलेट कर लेना, अब आपने प्रायोरिटी सेट करनी है, ठीक है, यानी प्रेफरेंस देनी है, प्रायोरिटीज, जिसको रैंकिंग कहते हैं, रैंक द प्रोडक्ट्स। उस प्रोडक्ट को आपने पहले सेल करना है, उस प्रोडक्ट को आपने पहले सेल करना है जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर टू सेल्स रेशियो सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं इसके पॉइंट से रैंक करूं तो सी सबसे पहले हमें सेल करनी चाहिए, देन बी सेल करनी चाहिए, फाइनली ए। अब इसकी मदद से हम क्यूमुलेटिव टेबल बनाएंगे। अब थर्ड हम टेबल बनाएंगे, फिर चार्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। टेबल ऑफ प्रॉफिट और लॉस, सिंपल कह लो, प्रॉफिट और लॉस, और इसमें हमने स्टेप वाइज बनानी है, यानी ये शो करना है कि किस स्टेप पर कितना प्रॉफिट और कितना लॉस आ रहा है, क्योंकि हर पॉइंट आपने ग्राफ में, चार्ट में शो करना होता है। तो मैं यहां पर आता हूं, सबसे पहले प्रोडक्ट्स, पहला कॉलम, सीक्वेंस माइंड में रखना है, पहले सी, देन बी और फाइनली ए। ओके, अब मैं ये कहता हूँ जी प्रोडक्ट ए, जी प्रोडक्ट ए से भी पहले अगर मैं कहता हूँ नो प्रोडक्ट विल प्रोड्यूस्ड, नो प्रोडक्ट विल प्रोड्यूस, हमारी कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हमारा रेवेन्यू कितना होगा, ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू कितना होगा। तो जब ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट की सेल नहीं हो रही तो हमारा रेवेन्यू कहाँ नहीं होगा, बिल्कुल जीरो। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, कॉलम जितना मर्जी बना ले, इसमें मसला नहीं है, लेकिन मैं तो कहता हूँ 4 कॉलम पे सॉल्व करें, बाकी कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, जवाब निकलता आता है। टोटल कॉस्ट, देखिए जब आप कोई यूनिट नहीं बना रहे, वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगी नहीं, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो लगेगी, इसका मतलब मेरी टोटल कॉस्ट 50,000 है। अब रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। अब अगर आप देखो तो टोटल रेवेन्यू 0 है और टोटल कॉस्ट 50,000 है, तो मेरा 50,000 का लॉस आ गया। अब उसके बाद मैं कहता हूँ जी इफ द प्रोडक्ट सी इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि रैंकिंग के मुताबिक चलना है, सिर्फ सी, अगर सी सेल करता हूँ तो सी का रेवेन्यू कितना होगा, 1000 यूनिट में सेल कर रहा हूँ, बजट है 60 रुपीज सेल्स प्राइस है, तो मेरी टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 60,000। अब टोटल कॉस्ट निकालनी है तो मैं पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालता हूँ, 1000 इंटू 24,000 आ गया, ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट 50,000, यानी 74,000 कॉस्ट होगी। यानी अगर मैं सबसे पहले सिर्फ प्रोडक्ट सी सेल करूं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अभी नहीं रीच हुआ होगा और 14,000 का स्टिल लॉस होगा, यानी 60,000 माइनस 74,000। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हमने प्रोडक्ट लेनी है बी, तो मैं यहाँ बी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सी बी, यानी मींस अब मैं सिर्फ बी नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ अगर सी के बाद मैं बी को भी सेल करूं तो बी रेवेन्यू क्या होगा, 500 प्लस 20 इंटू 20 दैट इज 10,000, यानी इसका मतलब है 10,000 का मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो रेवेन्यू मेरा 70 होगा। 60 मैंने क्यों साथ रखा, ये सी क्या, 60 सी का और बी का अभी हमने कैलकुलेट किया 10,000, और कॉस्ट अगर कैलकुलेट करें तो वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ बढ़ेगी, बाकी 75 74 कॉस्ट तो रहेगी, तो 500 इंटू 11 दैट इज 5500, ये 5500 जब मैं कॉस्ट ऐड करूंगा इसमें तो ये मेरे पास आ जाएगा 79,500, ये 79,500, तो देखते जाए मेरा लॉस और कम हो गया, 9,500 पे आ चुका है।
अब मैं फाइनली लेता हूँ प्रोडक्ट ए, तो सी बी ए यानी ऑल प्रोडक्ट की लिख सकते हो, व्हेन ऑल प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। अब सी का, अब यहाँ ए का रेवेन्यू मजीद इजाफा हो जाएगा 1500 इंटू 40, 1500 इंटू 40 60,000, तो 60,000 इसमें प्लस किया तो 130,000, और टोटल कॉस्ट 1500 इंटू 26 हमने की, तो ये इसकी वेरिएबल कॉस्ट है जो कि बनी 39,000 और पहले कॉस्ट है 79,500, तो ये आ जाएगा 118,500। अब अगर देखें तो यहाँ पर हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, दैट इज 11,500, 11,500 का मेरा प्रॉफिट आ चुका है, राइट। ये मेरी टेबल बन गई, टेबल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आगे चलते हैं, चार्ट बनाना है, यहीं पे बना लेते हैं इसको, छोटा सा ही बनाना है इसको, आइडिया से मैंने देना है दिस वन। एक्स एक्सिस, अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट अगर रुपीस में निकालना चाहूँ, इसमें तो निकालते ही रुपीस में है क्योंकि ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पर मैं रेवेन्यू ले लूंगा, और रेवेन्यू मेरा मैक्सिमम कितना है 130, तो ये इस तरह हम बना लेते हैं 30,000, 60,000, बल्कि 20,000 ले लेते हैं, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 100,000, 120,000 और 140,000। ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, और नीचे लॉस ले लेते हैं, और प्रॉफिट और लॉस जो है वो मैक्सिमम 50,000 है, तो 50,000 अगर हमने लेना है तो यहाँ मैं जरा ये 25,000 और 50,000 और 25,000 और 50,000। अच्छा, अब इसमें पहला स्टेप जरा देखिएगा, आपने जो प्लॉट करने हैं वो क्या प्लॉट करना है। एक ये कॉलम देखें टोटल रेवेन्यू, और नंबर 2 प्रॉफिट और लॉस। टोटल कॉस्ट सिर्फ कैलकुलेशन के लिए थी, अगर मेरा रेवेन्यू जीरो हो तो मेरा लॉस कितना है 50,000। अगर मेरा रेवेन्यू जीरो है, ये मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि प्लॉटिंग नजर आए आपको, ये जीरो है और मेरा लॉस 50,000, ये पहला पॉइंट आ गया मेरा 50,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, अगर मेरा रेवेन्यू 60,000 है तो मेरा लॉस 14,000 है, यानी ये 60,000 रेवेन्यू और 14,000 लॉस, कोई भी अप्रोक्सीमेटली हम लगा लेते हैं, यहाँ पे करके ये लॉस था, ये एक पॉइंट था, ठीक है। जैसे ये पॉइंट आएगा, अब पहला स्टेप ये है कि इनको हमने, अब जो फ्री हैंड है इसमें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। चलिए, जैसे भी है, मतलब ये कर्व लगा दी मैंने, ये पॉइंट्स को हमने टच कर दिया यहाँ से, ये यहाँ तक आ गया। अब इस अगले स्टेप पे अगर रेवेन्यू मेरा 70 है, जो कि इसके बाद इसके सेंटर में आएगा, तो मेरा लॉस 9500 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। अब इसको हमने ज्वाइन किया, ये इससे मिल गया, ठीक है। आखिरी देखिएगा, अगर मेरा रेवेन्यू 130,000 है, 130,000 वो यहाँ करके आएगा, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 11,500 होगा इस बार, ठीक है। असल में ये कर्व इस तरह बनती है, ये पहली कर्व होती है, दूसरी थोड़ी सी स्लो होती है, तीसरी उससे स्लो हो जाती है। उसकी वजह क्या है, इसमें ये प्रोडक्ट ए है, ये बी है, सपोज ये सी है, तो हम चूंकि ये प्रायोरिटी लेते हैं कि उसको पहले लेना है, शो करना है कि इस ग्राफ पे, चार्ट पे उसको पहले शो करना है जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे हाईएस्ट होगा, और फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन कम होना शुरू होगा। देखो जब कंट्रीब्यूशन कम होगा, ये कंट्रीब्यूशन कम है तो स्लो डाउन होगा ना, मतलब ये पहली प्रोडक्ट हमने ली जिसका कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है, उसके बाद दूसरी उससे स्लो है तो थोड़ा सा नीचे जाएगा, तीसरी उससे स्लो है तो ये उससे नीचे जाएगा, ये इस तरह फॉर्म बनती है। तो ये चूंकि फ्री हैंड बनी है तो इतना ऑब्वियस आपको नजर नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन यहाँ पर अब ये जिस पॉइंट को टच कर रहा है 80,000 को, कैन आई से इट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, आई से नो, इट इज नॉट अ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए नहीं है कि ये 80 ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा, जिस वक्त हम सबसे पहले प्रोडक्ट सी को बेचेंगे, फिर बी को, फिर ए को, जबकि हमारी अजम्पशन ये है कि सेल्स मिक्स होता है,
यानी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि मैं पहले एक प्रोडक्ट को बेचूंगा, उसको खत्म करके फिर दूसरी की तरफ आऊंगा, फिर तीसरी की तरफ आऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में हम फिर फाइनली क्या करते हैं कि ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को हम स्ट्रेट कर्व में ले जाते हैं। अब ये जिस पॉइंट पे टच कर रही है, जिस पॉइंट पे ये वाली पॉइंट टच कर रही है, दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। सो इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इज अबाउट ₹100,000। यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज नहीं निकलेगा, यहाँ पे टोटल निकलेगा, ठीक है। और ये भी अप्रोक्सीमेटली है, इसके साथ बेशक लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअल तो होता ही है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, क्योंकि एक तो चार्ट होता है और चार्ट पे आपने बना लिया, दूसरा इस वक्त तो मैं बिल्कुल फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो आपके पास जिस वक्त आप बनाओगे तो आपके पास तो स्केल वगैरह सब कुछ होता है, तो इट बिकम्स मोर क्लियर। लेकिन फिर भी अब मिसाल के तौर पे अगर लाइन यहाँ से गुजर रही है, जैसे ये आपने 80 और 100 लिया है, 80 और 100, और ये लाइन यहाँ से गुजर रही है, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये एग्जैक्टली कितना आएगा? ये एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता, आइडिया ले सकता हूँ कि ये तकरीबन मेरा 90 से थोड़ा सा ऊपर है, तो 92,000 ले लूंगा, ठीक है। तो ये एक, इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। हो सकता है कि मेरा ब्रेक इवन यहाँ पर 91,769.5 हो, तो एग्जैक्ट वैल्यू मैं यहाँ से नहीं ले सकता, इसलिए इसके साथ हमेशा हम वर्ड यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये तीसरी चीज आ जाती है हमारे इसमें प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जो आपने जेल में रखनी है, ठीक। नेक्स्ट आइए, सर एक क्वेश्चन है। ठीक है, पूछिए। सर जैसे कल हमने कैलकुलेट किया था, एवरेज कर लिया था सर, 3 रेशो गिवन थी सर, हम वैसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? ये चूंकि चार्ट का क्वेश्चन है, यहाँ एवरेज नहीं कर सकते आप, आपको ये सारे वैल्यूज प्लॉट करनी होती है रूल के मुताबिक। ये देखें ना, ये जो वैल्यूज मैंने प्लॉट की हैं, ये ए वैल्यू है, ये बी वैल्यू है, ये सी वैल्यू है, और ये डी वैल्यू है। ये चार वैल्यू प्लॉट की हैं, और ये चार ये कैलकुलेट हुई हैं, ये ए बी सी डी, ये चार वैल्यूज टोटल रेवेन्यू की और चार टोटल कॉस्ट की। यहाँ एवरेज नहीं कर सकते आप, यहाँ हालांकि ये जो स्ट्रेट कर्व जा रही है ना आपकी, जहाँ से आपने ब्रेक इवन निकाला, ये एवरेज ही तो है, ये इटसेल्फ एवरेज है, लेकिन चार्ट की मदद से आपने आंसर निकालना है, यहाँ फार्मूला नहीं यूज करना, विदाउट यूज ऑफ फार्मूला। सर मतलब कल जो हमने कैलकुलेट किया था, जब विदाउट ग्राफ वाला आएगा तब हम वो मेथड यूज करेंगे? जी जी, जब ग्राफ वाला आएगा ना, तब आपने ये मेथड यूज करना, लेकिन आप कैलकुलेशन वाला होगा तो तब आपने बिल्कुल एवरेज यूज करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। तीनों सीएस को लेके ना, ये जो तीन सीएस ने निकाले हैं ये वाले, इनको एवरेज कर लेंगे ना, एवरेज, और उसके लिए हमें सेल्स मिक्स चाहिए, अब उसके लिए जाएंगे। हाँ, एक पॉइंट यहाँ मुझे बताना भूल गया, जरा माइंड में रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ बताओ इस क्वेश्चन में सेल्स मिक्स कहाँ है, यानी अगर मैं इसको न्यूमेरिक से कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे सेल्स मिक्स चाहिए ना। अभी मैं चले आप वाली ही बात को कंटिन्यू करता हूँ, एवरेज सीएस रेशियो मुझे चाहिए, और मैं एवरेज सीएस रेशियो अगर निकालना चाहता हूँ तो मुझे सेल्स मिक्स चाहिए। तो बताइएगा सेल्स मिक्स किस तरह निकाल, डाटा यही है आपके सामने। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर सेल्स मिक्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो, सेल्स मिक्स असल में है क्या, इन सिंपल वर्ड्स, इट इज अ रेशियो ऑफ यानी सेल्स क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज है उनकी सेल्स रेशियो है। तो अगर नहीं भी दी हुई तो दी हुई है। अगर आप देखें ये बजटेड सेल जो गिवन है आपको 1500 रेशियो, 1500 यूनिट, 500 यूनिट्स और 1000 यूनिट्स। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये इस रेशियो में चला जाएगा जी, 3:1:2, ये मेरी सेल्स मिक्स हो गई। ऑलवेज रिमेंबर, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर आपको सेल्स मिक्स इस तरह कैलकुलेट करके दी हो, आपको जो बजटेड सेल्स दी होगी वही मेरा ब्रेक इवन, वही मेरी सेल्स मिक्स होगी। तो उसको मिनिमाइज हम इसलिए करते हैं कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर मैं 3:1:2 से कैलकुलेट करूं, तो अब इसको एवरेज करने का हमने क्या तरीका पढ़ा था, वेटेड एवरेज। ये मेरा x हो जाएगा, अब मुझे वेट चाहिए, वेट 3:1:2 आ गया। इसको बाद x इंटू डब्ल्यू करता हूँ, यानी मल्टीप्लाई, इसी फॉर्म में हम कर लेते हैं, 0.35 इंटू 3, तो दैट इज 1.05, उसके बाद 0.45 एंड देन 1.20, और इसको चूंकि मैंने डिवाइड करना है इसके सम को समेशन w पर,
तो पहले इसको सम कर लेंगे, तो 1.05 प्लस 0.45 प्लस 1.20 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 6 है, इसको 6 पे डिवाइड किया तो 0.45 मेरी एवरेज आ रही है, 0.45 मेरी एवरेज आ रही है। अब ये जब एवरेज आ गई तो अब अगर मैं ब्रेक इवन निकालना चाहूँ तो फिक्स कॉस्ट मुझे चाहिए, तो 50,000 अगर मैं डिवाइड कर दूं 0.45 से, तो ये मेरा आंसर आता है 1111111। अच्छा, अब ये आंसर आ गया हमारा 1111111। अब यहाँ पर जो मैंने निकाला वो 100 है, लेकिन जब ये एक्यूरेट बनाओगे तो ये 110 को टच करेगी, ये याद रखिएगा। ये उसके पास ये नहीं, ये यहाँ से गुजरेगी कर्व। ये तो मैंने बिल्कुल फ्री हैंड बनाया है, चाहे मैं कैलकुलेशन करूँ न्यूमेरिक से, चाहे कैलकुलेशन करूँ चार्ट से, मेरा आंसर में फर्क नहीं आना चाहिए। आंसर में अगर फर्क आता है तो अप्रोक्सीमेशन की वजह से आता है, वो आएगा, वो हमेशा रहेगा, हम इस डिफरेंस को इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अब डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, एग्जामिनर आपसे रिक्वायर क्या कर रहा है और किस तरह आपसे क्वेश्चन मांग रहा है। जिस तरह क्वेश्चन रिक्वायर करेगा उसी तरह हम उसको आंसर देंगे। अच्छा, ये जितना सिंपल तरीके से हमने ये कैलकुलेशन की है, अब एग्जाम की तरफ थोड़ा सा मैं टच करता हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे सारे आपके वो बुक के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे हम। अच्छा, अब इसमें एक चीज का ख्याल रखना है खास तौर पे कि एग्जामिनर यहाँ पर आपसे कैलकुलेट क्या करवा रहा है, बाकी चीजें वही होती हैं। ठीक है, वो एक तो आपको डाटा जो ये जो अभी मैंने वेरिएबल कॉस्ट लिखी है, ये सीधी सीधी नहीं देता वेरिएबल कॉस्ट, यानी वेरिएबल कॉस्ट हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, नंबर 2, कई मरतबा वो पेपर में रिवर्स वर्किंग देता है, रिवर्स वर्किंग। ठीक है, मसलन आपका 2019 का जो पेपर था, तो अभी 2020 लास्ट हुआ ना, मार्च से पिछला जो था सितंबर 2019, उसमें सब रिवर्स वर्किंग दे दी थी। ठीक है, तो बारह जब रिवर्स वर्किंग देगा तो रिवर्स हम जाकर उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो इजी नहीं होता, वहां पर बहुत से स्टूडेंट जो है वो एक तो टाइम ज्यादा लगाते हैं और दूसरा उनको ज्यादा परेशानी होती है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब मैं जरा पहले अटेंडेंस लगा लूं, उसके बाद फिर हम एक आधा क्वेश्चन को देखते हैं अगर टाइम बचता है तो। स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है आपके साथ। तो भाई, आहद आहद आमिर, अलीशा इम्तियाज, अंसा शफीक, Present. अरसलान जफर, Yes, sir. असद मुनीर, दुआ बिनते इमरान, दुरे शहबाज, ईमान तारिक, फैज नुमान, Present, sir. फजर अफजल, अच्छा जी, फजर अफजल, फातिमा अफजल, गुले राना, Present, sir. हाफिज मोहम्मद बिलाल साजिद, Present, sir. हीरा नहीद, हुदैबिया सुहेल, खिजरा आफ्ताब, Present. लारेब कैसर, Present, sir. मोमिन उस्मान, Present, sir. मुदस्सर, मोहम्मद अब्दुल्ला, Present, sir. मोहम्मद अली खरन, असद अब्बास, हमजा आमिर, इब्तिसाम, काजिम रजा,
शुजा खालिद, Yes, sir. उस्मान गनी, वजाहत असलम, यूसुफ बिन नईम, Present, sir. मुनीब अहमद शाह, वीडियो भी इसका ऑर्डर है। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा मुनीबुल हसन, Present, sir. नवाल फखर, नमान जवेद, राबिया साकिब, राबिया सोहेल, Present. सायरा बतूल, प्रेजेंट सर। सैयद शहरियार, उसामा जावेद, वजीमा बतूल, कोई स्टूडेंट हो रहा है क्या वो जिसकी अटेंडेंस मार्क ना हुई आपके सामने है, चेक कर लें। ओके, अच्छा अब मैं आपके सामने शेयर करूंगा बुक क्वेश्चंस जो आपके हैं। सर एक्सक्यूज मी सर। जी पीछे सर ओवरहेड्स के जो क्वेश्चन किए थे सर उनके सोल्यूशन भेज दे प्लीज। उनका सोल्यूशन जो है ना मैं आपको भेजूंगा, वो मुझे मिल नहीं रहे, मुझे शायद बनाने पड़ेगा, अभी टाइम बिल्कुल नहीं है सर। मेरा हॉबी कभी होता है प्रोजेक्ट उस पर मैं काफ़ी टाइम मेरा लग रहा था, फिर अपना रहा हूँ तो 27 को मैं फ्री हूँ, उससे पहले नहीं कर सकूँगा, मुझे मिल नहीं रहे सोल्यूशन इसका। अच्छा तो इसमें चैप्टर था हमारा 7, 8, 9, चैप्टर 14, 449। अच्छा जब आपने ये प्लीज क्वेश्चन करने हैं तो जरा केयरफुली करने हैं, बहुत मिस्टेक्स हैं अब की क्वेश्चंस में। अब ये शुरू की जो एग्जांपल्स हैं ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये बहुत सिंपल है एग्जांपल 1, लेकिन ये है कि ये छोटी छोटी एग्जांपल है, इससे प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, ये भी CS रेशियो से रिलेट करती है, एवरेज निकालना है, ये भी हो जाएगा आपसे। उसके बाद एग्जांपल 3, ये सिंपल ब्रेक इवन चार्ट है, ये 2 लाइनों का क्वेश्चन है, ये भी आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल 4, एग्जांपल 5। अच्छा एग्जांपल 5 में एक चीज का ख्याल रखना, ये चीज, ये वो पॉइंट है जिसके अंदर मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि वो एग्जामिनर आपको ब्रेक इवन पॉइंट कहता है और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्लियरली नहीं देता। ठीक है, जैसे यहाँ पे रुकेगा, इतना सही क्वेश्चन में खिला दे तो सोल्यूशन आ जाएगा आई थिंक। यस, बस यहाँ पे A soft drink company is planning to produce mineral water. It is contemplating the purchase of plant with a capacity of 100,000 bottles a month. For the first year of operation, the company expects to sell between 60,000 to 80,000 bottles. The budgeted cost at each of the 2 levels are as follows. ये देखें आपको 2 levels दिए हुए 60,000 bottles और 80,000 bottles, इस पर मटेरियल कॉस्ट भी है, लेबर कॉस्ट भी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अभी नीचे वाला पोर्शन मैं बाद में डिस्कस करूंगा। जब ये आपको दिया हुआ है इसमें से अब आपने वेरिएबल सेपरेट करनी है, फिक्स सेपरेट करनी है। ठीक है, क्योंकि हमारा बेसिकली 2 कॉस्ट चाहिए होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मुझे चाहिए होती है पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट मुझे चाहिए होती है इन टोटल। तो मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा ये फिक्स्ड है या वेरिएबल? ठीक है, सबसे पहले आइएगा मटेरियल।
देखो मटेरियल में जो कॉस्ट है 360,000 है और ये कितनी बोटल्स पर है 60,000, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो एक रेट आएगा जो कि 6 रुपीज है। अगर मैं यहाँ से रेट निकालूंगा 480 को 80 पे डिवाइड करता हूँ तो रेट फिक्स है। याद रखिएगा जहाँ रेट सेम हो, यानी 60,000 बोतल पर भी रेट 6 रुपीज है, 80,000 पे भी 6 है, इवन 100,000 पर भी अगर मैं बनाऊं तो 6 ही देगा। इस कॉस्ट को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ से आप पहले ये देखोगे कि यहाँ कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी फिक्स्ड है। तो ये क्लियर हो गया, मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट, ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आइएगा लेबर। लेबर के अंदर जरा देखें तो 200,000 कॉस्ट है 60,000 बोतल्स की। अगर मैं 200,000 को 60 पे डिवाइड करूं तो ये मेरे पास 3.33 कॉस्ट आती है। और इसी तरह अगर 260 को मैं डिवाइड करूं 80 पर तो ये 3.25 हो जाती है कॉस्ट। यानी यहाँ कॉस्ट 3.33 है, यहाँ कॉस्ट 3.25 है। जब ये यूनिट कॉस्ट सेम नहीं रहेगी तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी, यानी ये लेबर कॉस्ट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो फिक्स है और कुछ पोर्शन ऐसा जो आपका वेरिएबल है। इसी तरह फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ये 120 कॉस्ट है 60,000 बोतल्स की, तो एक बोतल की कॉस्ट 2 हुई, 150 है कॉस्ट है 80 की, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो यूनिट कॉस्ट चेंज हो रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये कॉस्ट मेरी अगेन सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें से भी मुझे अलग करना पड़ेगा। और 60,000 बोतल पे कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव की 100,000 है, 80,000 पे 110 है, इसके अंदर भी आपका फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों इंक्लूड है। तो ये तीन चीजें मैं लिख रहा हूँ, इसको माइंड में रखना है। यहीं पर मैं लिख देता हूँ कहीं, इफ टोटल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। सर ये सेमी वेरिएबल दोबारा बताएं। जी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर टोटल कॉस्ट सेम रहेगी, यानी ये 2 लेवल दिए होते हैं पेपर में, जैसे ये 2 लेवल है, अगर कॉस्ट 60,000 और 80,000 बोटल्स पर सेम होगी दोनों, जो कि कहीं नजर नहीं आ रही, वो प्योरली फिक्स कॉस्ट होगी। जहां इफ यूनिट कॉस्ट इज सेम, वो वेरिएबल होगी। यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं इस लेवल पे भी यूनिट कॉस्ट निकालता हूं और इस लेवल पे भी निकालता हूं और दोनों यूनिट कॉस्ट सेम होगी तो वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। जैसे 360 डिवाइड बाय 60 6 आई, 480 डिवाइड बाय 80 6 आई, ये भी 6 है ये भी 6 है, तो इसको आप नाम दोगे वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन आगे कोई भी ऐसी नहीं आ रही जहां इक्वल हो, तो आप सेमी वेरिएबल का असूल याद रखना है, इफ बोथ आर नॉट सेम दैट इज सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल, अब देखिए मैंने क्या लफ्ज यूज किया, बोथ आर नॉट सेम, यानी ना ये टोटल में सेम है या ना यूनिट कॉस्ट में सेम है। अगर ये लेबर की कॉस्ट देखें तो 200,000 को डिवाइड करो 60,000 पे तो ये 3.33 आता है, और 260,000 को डिवाइड करो 80,000 पे तो 3.25 आता है। यूनिट कॉस्ट भी सेम नहीं है, टोटल कॉस्ट भी सेम नहीं है। इस कॉस्ट को हम कहेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से अब मुझे अलग करना है कि फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी, ठीक है जी। उसके लिए आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, शायद कहीं पढ़ा हो FR1 में आपने पढ़ा हो हाई लो मेथड, पहले होता था उधर हाई लो मेथड, कि आपने ये दोनों लेवल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वहां से लेकर वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है और उसके बाद फिक्स निकालनी। इन शॉर्ट आपने दोनों अलग करनी। अब मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ, टाइम बहुत कम है। Production would be sold through retailers who will receive a commission of 8% of sales price. ये भी कह रहा है कि प्रोडक्शन जो है ना वो हम सेलर रिटेलर के थ्रू सेल करेंगे जिसपे 8% कमीशन भी पे करेंगे सेल प्राइस पर। ये भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। In order to calculate the break-even point in rupees and unit, if the company decide to fix the sale price as rupees 16 per unit, वो कहता है अगर सेल प्राइस हमारी 16 पर यूनिट है तो फिर बताएं कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, राइट। तो ये 5 क्वेश्चन जो है ना, 5 एग्जांपल छोटी छोटी सी है, इसको जरा आपने घर पे करना है, उसके बाद की मुझे खुद करानी पड़ेंगी, जरा टफ शुरू हो जाएंगी, बल्कि 6 भी हो जाएंगी। पहले 6 एग्जांपल जो है ना आपने ये आपने करके रखनी है। इसमें कोई मसला आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, इसमें काफी ज्यादा